ठीक है, इसमें है व्हेन सम, लिखा हुआ नहीं दिख रहा, एक मिनट दोबारा करता हूँ। है, दिख रहा है? व्हेन सम वैल्यूज आर रिपीटेड, ठीक है। अब वही रैंक मेथड हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि जब कुछ वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं तो थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें ज़्यादा टफ अभी भी नहीं है ये, आसानी है, बस एक वो इस चीज़ को समझना है आपको, तो बाकी इजीली हो जाएगा। कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है वो भी रैंक मेथड से, तो फिर जो है वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये एक्स है, इसके बाद में वाई आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा, ठीक है। इतने कॉलम बनेंगे, फिर हमारा डी बनेगा। इसके बाद में डी स्क्वायर और बनेगा, मेरे उसमें जगह नहीं है, फिर मैं नीचे लगता हूँ उसको, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज में लिख देता हूँ एक्स के नीचे, 45, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 एंड 57, ठीक है। ये सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। और वाई की हम लिख देते हैं 13, और फिर उसके बाद है आपका दोबारा से 13 है, 24 है, और फिर 6 के बाद है 15, 15 के बाद है 4, 20, 9, 6 और 19, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यूज़ हैं, इक्वल वैल्यूज़ होंगी दोनों, काउंट कर लेना, 10 होंगी सारी, एक्स भी 10 होंगे, वाई भी 10 होंगे। तो अब हमें आर एक्स निकालना है, ठीक है। आर एक्स का मतलब रैंक देनी है किनको, जो एक्स के अंदर वैल्यूज़ हैं। तो इसमें देखो कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारा यहाँ पर 65 है, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया रैंक 1। फिर सबसे उससे छोटा नंबर है 57, ठीक है, तो इसको दे दिया रैंक 2। उसके बाद में 45 है तो रैंक 3। उसके बाद में 40 है तो 4 लिख दिया। उसके बाद में 33 है तो 5 लिख दिया। उसके बाद में 33 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है आपका 24, तो 6 लिख दिया। उसके बाद में जो है 24 है ना, है। अच्छा, उसके बाद 24 से छोटा नंबर जो है वो 16 है। अब देखो यहाँ पे 16 अगर आप देखोगे तो 16 तीन जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, और यहाँ पे भी 16 है ना। तो जब ऐसी कोई वैल्यूज जो रिपीट हो रही हो, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज होता है, और ये कुछ ऐसा टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो वो थोड़ा सा, अब मतलब हमने 5 तक तो दे दिया, 6 तक दे दिया, अब हमें 7 रैंक देनी है। अब लेकिन यहाँ पे देखो तो 16 3 बार आया है, तो कौन से 16 को हम 7 रैंक दें। तो ऐसा जब केस होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, जैसे 7 + 8 + 9 अपॉन 3, 7 + 8 + 9 अपॉन 3। ऐसा क्यों किया हमने, जो यहाँ पे पहला वाला 16 आया है, ठीक है, पहला वाला 16 आया है, उसकी रैंक हमने 7 मान ली। दूसरा 16 आया है, उसकी रैंक हमने 8 मान ली, और जो तीसरा 16 आया उसकी रैंक 9 मान ली। लेकिन ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते, तीनों की जो रैंक आएगी वो सेम ही आएगी। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 + 8 + 9, क्योंकि 6 तक तो हमने रैंक दे दी है। अब जो
उसका 7 नंबर आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा, लेकिन कौन से 16 को कौन सी रैंक दे इसमें ये देखना पड़ता है। तो उसके लिए होता यह है कि जब कोई नंबर सेम रिपीट होता है तो एक ही रैंक दी जाती है ना, तो वो कौन सी रैंक होगी, तो इसलिए 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 बार 16 आया, तो 8 + 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24, 24 डिवाइड बाय 3, तो 24 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8, है ना, 8 आ गया। तो यानी कि ये जहां जहां पर 16 है उन तीनों की रैंक हम 8 देंगे, समझ गए। ठीक है, अब मैं इसको मिटो देता हूँ जरा। तो आप तो वैसे ही लिखना जैसे मैंने अभी बताया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटो के वहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 16 के आगे यहाँ पे 8 आ गया, 8 यहाँ पे आ गया, इस वाले के आगे भी 8 आएगा और इस 16 के आगे भी 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 8 9 तक तो हो गया था, ठीक है। तो अब हम 9 रैंक किसी को नहीं देंगे, समझ रहे हो। 9 रैंक अब हम किसी को नहीं देंगे। अब हम सीधे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये जो 9 की 9 9 को भी तो देनी है ना रैंक, तो 9 के आगे 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि जो अभी हमने जो 8 निकाला है, कैसे निकाला, ये हमने निकाला 7 + 8 + 9, 9 तक हम पहुंच गए थे ना। तो हम 9 रैंक भले ही डिवाइड करने के बाद में 8 आया और आपको लग रहा है कि यार अब तो हमें अगली जो रैंक देनी है वो 9 देनी है, लेकिन 9 नहीं आएगा क्योंकि वो 9 यूज हो चुका है ऑलरेडी जब हमने 16 को रैंक दी है। 7 + 8 + 9 डिवाइड बाई 3 जब हमने किया है, तो अब हम वो जब यूज हो चुका है वो रैंक, और वो होने के बाद में ही 8 हमारे पास में मिला है हमें, तो इसलिए अब हम 9 किसी को नहीं देंगे। क्लियर है ये चीज। अब हमें y की रैंक लिखनी है, ठीक है। तो y की रैंक आप लिख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले रैंक 1 आएगा आपका। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 24 y में। उसके बाद में उससे छोटा नंबर है आपका 20, ठीक है 2 दे दिया। उसके बाद नंबर है आपका 19, 3 लिख दिया। उसके बाद नंबर है आपका 15, 4 लिख दिया। उसके बाद नंबर है, इसके बाद कौन सा नंबर है आपका, 13 है ना उसके बाद। तो 13, ओहो घूम गए 13। एक मिनट, ये स्क्रीन घूम रही है बार। ठीक है 13 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 बार है 13, है ना। तो अब हमें रैंक देनी है 5, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि 5 + 6 डिवाइड बाय क्या 2, क्योंकि 2 ही है। तो 6 5 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6.5 आ जाएगा, ठीक है। 6 5 11 होता है, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो सॉरी 5.5 आएगा, 6.5 नहीं 5.5 आएगा। तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर, मैं मिटो रहा हूँ, आप मिटोगे नहीं, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। 5 + 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल 5.5, ऐसे लिखोगे आप। मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5.5। तो 6 तक हमने दे दिया है, अब 6 हम किसी को नहीं देंगे। अब हमारी बारी आती है 7 देने की। तो यहाँ पे देखो 9 जो है, 9 को हम 7 दे देंगे। ये नंबर मेरे इसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपके सेम सीक्वेंस में रहेंगे, ठीक है। तो 9 के आगे आ जाएगा 7। उसके बाद हम 8 देंगे, तो 8 के लिए अगला नंबर देखो कौन सा है, अगला नंबर कौन सा है 6। और 6 हमारा 2 बार है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो यानी कि हम कहाँ पर है अभी 8 पर, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9। तो इसकी रैंक देने के लिए क्या हो जाएगा 8 + 9 डिवाइड बाय 2। तो 9 8 17, 9 8 17, 17 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा, ठीक है। मैं मिटो रहा हूँ यहाँ पे, 8 पॉइंट आएगा 9 8 17, 17 को 2 से डिवाइड कर अरे क्या हो गया तुम्हें, 8 दूनी 16, 8.5 आएगा ना, 8.5।
तो 6 की रैंक आ गई 8.5। अब 9 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 और 9 यूज हो चुका है। अब सीधा हमें 10 देना है। तो 10 किसकी रैंक है? 10 है हमारी 10 रैंक हमारी 4 की। ठीक है, तो सारे सबके आगे रैंक पड़ गई शायद। अच्छा, ये 5.5 यहाँ लिखना छोड़ दे, भूल गया था मैं। ठीक है, दोनों 13 की 5.5 आएगी ना। तो अब हमारे आर एक्स भी निकल गया, आर वाई भी निकल गया। अब हमें क्या करना है? डी को निकालना। तो मैं फिलहाल अपनी ये इसको हटा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में देख लेना कि मेरे इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है। तो डी वाला कॉलम है और निकालने जा रहा, डी है और डी स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, तो डी में डी क्या हो जाएगा? डी डी क्या होता है हमारा? आर एक्स माइनस आर वाई होता है। चलो मैं इसको थोड़ा गैप में लिख देता हूँ। डी क्या होता है? आर एक्स माइनस आर वाई। ये लिखा नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, आर एक्स माइनस आर वाई। तो आर एक्स में देखो क्या वैल्यू है? आर एक्स में है 3 और आर वाई में कितना है? 2.5 दिख रहा है ना, सॉरी 5.5। आर एक्स में है 3 और आर वाई में है 5.5, पहली वाली वैल्यू। तो 3 माइनस 5.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5, वो भी माइनस का। उसके बाद में जो अगली वैल्यू है वो क्या है? आर एक्स में है 5 और आर वाई में है 5.5। तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो ये लिख लो सब, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, मैं वैल्यूज बता देता हूँ। इस वाले कॉलम में क्या आएगा? डी इज इक्वल आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स माइनस आर वाई मेरे इसमें तो जगह नहीं हो रही है ना, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, और वो भी मोबाइल में। तो 2.5 माइनस का, फिर 0.5 माइनस का, फिर 4 में से 1 घटाया तो 3 आ जाएगा। 10 में से 8.5 घटाओगे तो 1.5 आ जाएगा। 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। 8 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 2। 1 में से 2 घटाया माइनस का 1। 6 में से 7 घटाया -1। 8 में से 8.5 घटाया 0.5। 2 में से 3 घटाया -1। अब उसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या बनना है? डी स्क्वायर। ठीक है, डी की पावर 2, यानी कि जो ये डी वाले कॉलम में नंबर्स आए हैं सबका स्क्वायर कर दो। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.25। 0.5 का स्क्वायर 0.25। ठीक है, लिखते जाओ। 3 का स्क्वायर 9। 1.4 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25। 4 का 16, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, 0.5 का 0.25 और लास्ट में -1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 42.0। मतलब जो आप ये इसको क्लियर कर देता हूँ। जो ये डी स्क्वायर वाला कॉलम है, यहाँ पे सारे नंबर थे इस तरह से। तो सबसे एंड में आप क्या लिखोगे? समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल 42। इस समेशन का मतलब क्या है कि इस कॉलम में जितने भी नंबर हैं उन सभी का एडिशन 42 है। हो गया इतना? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, नहीं हुआ? हेलो, हो गया ना सबका इतना? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे n कितना है? n है हमारा 10। n का मतलब टोटल जो x, अगर आप काउंट करोगे देखो x भी 10 होंगे और y भी 10 होंगे। ठीक है, तो वो n हो गया हमारा। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। n के बाद हमारा, मैं लिख रहा हूँ m1। m1 है हमारा 3। अब ये 3 कैसे लिखा मैंने? मतलब कि आपने देखा जब हम y को रैंक x को रैंक दे रहे थे तो हमें 16 नंबर था जो 3 बार रिपीट हुआ था ना 16। x वाले कॉलम में 16 3 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो ये m1 वही चीज़ है कि जो आप किसी को भी लिख सकते हो m1, जरूरी नहीं कि 16 को ही m1 लिखो। आप जो है 13 को भी m1 लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब 13 को m1 लिखोगे तो वहां पे 2 आएगा फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस। m2 हमने ले लिया। जो दूसरा नंबर रिपीट हुआ था हमारा
वो कौन सा हुआ था? वो हुआ था हमारा ये 13। तो 13 दो बार रिपीट हो रखा तो हमने M2 को लिख दिया 2। और फिर M3, M3 में हमने जो तीसरा नंबर रिपीट हुआ था वो कौन सा था? वो था हमारा ये 6। 6 दो बार आया था ना वाई वाले कॉलम में, तो इसकी भी रैंक ये भी हो गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ, देयरफॉर लिख लेना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये हो जाएगा आपका रो इज इक्वल। अब उसका फॉर्मूला थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, तो इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, मैं एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने सारी वैल्यूज रख दी इसमें। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में 41 प्लस 1/12, 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 1 प्लस 1/12, मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 1 प्लस 1/12, 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 अपॉन 10, 100 माइनस 1। तो ये सारी वैल्यूज जो ऊपर फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, उसमें हमने रख दिया। इसके बाद में हमने क्या किया? इसको सॉल्व कर दिया। आगे वही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मतलब जोड़ना घटाना जो भी है, जो भी आपका कटेगा, जैसे वहाँ पे 6 कटा हुआ है ना, नीचे हमने 10 और 100 को काट दिया। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो रो है, रो की वैल्यू वो 0.733 आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्या होता है? रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस जैसे मान लिया x और y है कोई दो वेरिएबल, और अगर हमें x दे रखा है, ठीक है, ये गिवन है, तो हमें ये जो y है अगर इसकी वैल्यू नहीं पता है तो x के बेसिस पर y की वैल्यू निकालना, यही हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू दे रखी होगी तो उसके अगेंस्ट में दूसरी वैल्यू जब दी जाती है आपको, तो वो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास में कुछ चीजें हैं जैसे कि रिग्रेशन लाइंस, REGRESSION, रिग्रेशन लाइंस। तो रिग्रेशन लाइंस पहला है इसमें y ऑन x लाइन, y ऑन x लाइन। ठीक है, इसके आगे डैश करके मैं लिख रहा हूँ, इसमें लिख लेना दिस लाइन इज यूज टू फाइंड, this line is used to find y when x is given। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास में रिग्रेशन लाइंस को निकालने के लिए आता है। तो इसमें दो लाइंस होती है हमारे पास में, एक तो y ऑन x लाइन, तो ये क्या चीज है? दिस लाइन यूज टू फाइंड y when x is given। अच्छा, तो आ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड है हमारा x ऑन y लाइन। ठीक है, x ऑन y लाइन, तो ये क्या चीज़ है? इसमें लिख देना दिस लाइन इज यूज्ड टू फाइंड, इज यूज्ड टू फाइंड x व्हेन y इज गिवन, y इज गिवन। तो इसमें देखो ये लाइंस की फॉर्म में बोला जा रहा है कि x ऑन y लाइन का मतलब है कि हमें x निकालना है जब हमें y दिया हो। तो यही तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि जब एक वैल्यू दे रखी हो तो उसके अगेंस्ट में दूसरी वैल्यू को निकालना। ठीक है, इतना हो गया, तो ये क्लियर कर दिया मैंने। अब सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं
x और y, ये है x हमारा x1 x2 और डस ये xn तक है, और ये हमारा y1 y2 और डस yn तक है। ठीक है, तो इस केस में मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, कर दूँ क्लियर? पहला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना द रिग्रेशन लाइन y on x defined as y minus y bar is equal b y x, और इसी के आगे है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं x और y, x एंड y, x है हमारा x1 x2, मतलब कोई भी वैल्यूज हो सकती है, तो अभी हम समझ रहे हैं इसको, है ना, नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे 2 4 5 6, तो ये तो मैंने x1 x2 x3, मतलब xn का मतलब चाहे वो 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 100 हो, उससे मतलब नहीं है। इसी तरह से y भी होगा। तो इस केस में इस डाटा से अगर हमें दोनों लाइनें निकालनी है, तो उसके लिए हम ये इसका फॉर्मूला समझ रहे हैं या लाइन की इक्वेशन को समझ रहे हैं। द रिग्रेशन लाइन y ऑन x डिफाइंड एज y माइनस वाई बार इज इक्वल बी वाई एक्स, और इसी के आगे ब्रैकेट में है x माइनस एक्स बार। अच्छा, इसी तरह से सेकंड है द रिग्रेशन लाइन, ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। द रिग्रेशन लाइन x ऑन y defined as x माइनस एक्स बार इज इक्वल बी एक्स वाई, और इसी के आगे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस वाई बार। ठीक है, y माइनस वाई बार, देखो लगभग सेम ही है दोनों, बस चेंजेस हैं थोड़े से ना। अगर एक याद कर लिया आपने तो दूसरा आपको इजीली याद जाएगा। जैसे ऊपर वाला था रिग्रेशन लाइन y ऑन x, मतलब y ऑन x वाली अगर आपको रिग्रेशन निकालनी है, लाइन निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला था, देखो y ऑन x निकालना है तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, y माइनस वाई बार, है ना। इस तरह से याद करना इसको। अगर y रिग्रेशन लाइन y, ठीक है, पहला वाला देखो, अगर रिग्रेशन लाइन y है ऑन x, तो इसलिए लेफ्ट साइड में आया y माइनस वाई बार, और राइट साइड में x माइनस एक्स बार, ये तो हो गया, ठीक है। y और उससे पहले बी वाई एक्स लिखा है पहली वाली इक्वेशन में, बी वाई एक्स, तो b तो आएगा ही, और वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से सेकंड वाला था x ऑन y, ठीक है, x के ऊपर मतलब रिग्रेशन लाइन x निकालनी है ऑन y पर, तो लेफ्ट साइड में x माइनस एक्स बार आ जाएगा, और राइट साइड में y माइनस वाई बार, और उससे पहले बी एक्स वाई क्यों है, क्योंकि x ऑन y है, तो बी एक्स वाई का मतलब x ऑन y, तो ऊपर y x है, यहाँ पे x y है। ठीक है, नीचे लिख लेना वेयर, नीचे लिख लेना वेयर बी एक्स वाई इज इक्वल, बी एक्स वाई इज इक्वल, यहाँ पे आगे लिख देना रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। ठीक है, इसी तरह से उसके नीचे लिख देना बी वाई एक्स इज इक्वल रिग्रेशन कोफिशिएंट, एक ही लाइन में आएगा ये, y ऑन x। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हो जाएगा यहाँ पे x बार को हम लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल समेशन x अपॉन n, और y बार आ जाएगा समेशन y अपॉन n। जो फॉर्मूले में हमारे पास में x बार आ रहे थे, वो x बार का मतलब ये है, और y बार जो आ रहा था उस y बार का मतलब समेशन y अपॉन n है। ठीक है,